नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ तृष्णा मिश्रा और आपको सुना रही हूँ लेखक प्रेमचंद की कहानी, जिसका शीर्षक है मनोवृत्ति। एक सुंदरी युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, ये चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का उधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, ये बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी और बलपूर्वक आकर्षित करने वाली रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहाँ ठिठक जाते हैं। एक नज़र वो दृश्य देखते हैं, सब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए, और युवतियां लज्जा से आंखें नीची किए हुए। वसंत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाली है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों उस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। वसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह ना मिली। हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्याएं अगर बेशर्म ना हो तो वह वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। इसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना ये प्रमाणित नहीं करता कि ये वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्या अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले के दौड़ चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो, चलकर पूछ ही क्यों ना ले। निरे अहमक हो, बगैर किसी परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे, और जो कहीं छिड़क दे, झिड़कने की कोई बात भी हो, उसमें सौजन्यता और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती हैं। ये नव यौवना है। जैसे रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर जो ये रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूं कि ये कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो तो उपास्य है। यही खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? तुम केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है, कुलवधू पार्क में जाकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वैश्या मनोवृत्ति की है। आज की युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है, तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वेश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही।
दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, गहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील: देखी ये 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर: जी हाँ देखी। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वैश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। अब भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं। नई आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सर आएगी झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, मगर आँख तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आँख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर ना आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसकी शक्ति संपन्नता होता है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। ये सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर होता जाता है। अगर ये बात ना होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं ना चले आते। मैं तो आंख भर देख भी ना सका। डर लग रहा था कहीं इसकी आंख खुल जाए और ये मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी इसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप कुछ दिन ओकासा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, आप सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप उस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, ये मेरा ज़िम्मा, मगर भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं भी आपके घर झांककर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो आपका दुश्मन हो जाऊं। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ ये भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? इसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक लिबास में जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैंड, न एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए। मुवक्किल आकर बैठे होंगे। ये सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वो बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वह प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई, मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। ये जमाने की खूबी है।
अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने लगी। उनकी निगाह भी इस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो बड़े घर की देवियों के हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई वेश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर इसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और लज्जता है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल से समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वो स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल से समझती रहती है कि वही स्वाधीन नहीं है, इसलिए वो अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान हैं वो अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? आज मुंह ना खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और ये निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी। ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यहीं रही है, कुछ बदती हूँ। मीनू युवती के पास आकर उसका हाथ पकड़ हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंख खोल देती है। ओह, इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो, यहाँ आई, पर ऐसा चक्कर आया कि इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे होश ना रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वे तो आप अभी इधर ही से गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लड़के वसंतलाल की धर्मपत्नी है? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं, मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर साहब को खबर दे दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। वसंतलाल भी वह खड़ा है, उसे बुला दूं? जी नहीं, किसी को ना बुलाइए। तो चलो अपनी मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं, आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास के घर। मैं आज ही मिस्टर वसंतलाल से कहूँगी। मैं क्या जानती थी वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई ज़रूरत ना थी। बस ये कहानी इतनी है। अभी आप सुन रहे थे त्रिशला मिश्रा की आवाज़ में लेखक प्रेमचंद की कहानी मनोवृत्ति। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।